सो रिसेंटली हमने जावास्क्रिप्ट लर्न एवरीथिंग की वीडियो अपलोड की थी और उस पे आपका बहुत अच्छा सपोर्ट आया था और लगभग हर कमेंट में यही दिख रहा था कि रिएक्ट जेस लर्न एवरीथिंग लेके आइए। तो इस वीडियो में आपकी सर्च कंप्लीट होती है। दिस इज रिएक्ट जेस लर्न एवरीथिंग, यानी कि इस वीडियो में आप वो सब कुछ सीखेंगे जो आपको एक जॉब रेडी, एक इंडस्ट्री लेवल रिएक्ट डेवलपर बनाने के लिए जरूरी है। जो ऑलरेडी अपलोडेड ट्यूटोरियल्स हैं उसमें लोग बताते तो हैं कि रिएक्ट जेस क्या होता है, प्रॉप्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लेकिन वो बताना भूल जाते हैं जो कि असली डेवलपर के लिए जरूरी है कि रियल लाइफ में काम किस तरीके से होता है। और इस वीडियो में हमने उसी पे फोकस किया है। इसमें आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं, इसमें आपको रियल लाइफ यूज केस बताया गया है, इसमें आपको बहुत सारी हिडन डिटेल्स बताई गई हैं रिएक्ट जेस से रिलेटेड जो आपको एक असली जॉब रेडी डेवलपर बनाने के लिए जरूरी है। इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत की है और बहुत बड़ा ट्यूटोरियल है, तो हो सकता है कि आप एक बार में कंप्लीट ना कर सके, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर्स के फॉर्म में मैंने वीडियो को तोड़ दिया है। आप रोज एक चैप्टर पढ़िए, उसको कंप्लीट कीजिए, प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं उन्हें बनाइए और आप रिएक्ट जेस सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और हर एक टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर सार्थक शर्मा। आप देख रहे हैं शेरियंस कोडिंग स्कूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने की तरफ चलते हैं कि रिएक्ट जेस एग्जैक्टली होता क्या है। अच्छा, बाय द वे, इस पूरी वीडियो में मैंने सब कुछ कोड बेस बताया है, मतलब स्क्रीन पे कोड करके बताया है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बताए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी थ्योरी जानना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, नहीं तो इस टाइम तक आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को और वहां से देखना स्टार्ट करो, वहां पे मैंने कोड बताया। लेकिन थोड़ी सी थ्योरी जरूरी होती है क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कई बार। तो सबसे पहला सवाल तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट इज रिएक्ट जेस? रिएक्ट जेस एग्जैक्टली होता क्या है? तो आसान भाषा में अगर जवाब देना हो तो मैं कहूंगा इट इज बेसिकली अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। बस हाँ, इट इज बेसिकली अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी व्हिच इज यूज्ड टू मेक यूआई। आसान भाषा में कहें तो फ्रंट एंड बनाने का काम करता है। तो भैया फ्रंट एंड तो हमारा एचटीएमएल सीएसएस और जेएस भी बन जाता है। हाँ, बन जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड बनाने का काम करता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं स्टोरी के वे में आपको बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन आसान भाषा में समझे तो रिएक्ट जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी व्हिच इज यूज्ड टू मेक यूआई। किसने बनाया भैया इसको? मेटा ने बनाया। मेटा कौन? मेटा मतलब फेसबुक। उस टाइम पे फेसबुक कहलाता था, आज मेटा कहलाता है। कब बनाया? 2013 में बनाया। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल राइट नाउ। मतलब आप 2025 में बैठे हुए हैं, इतने सारे एआई आ गए हैं, फिर भी अगर आप रिएक्ट जेएस अच्छे से सीख जाते हैं, जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड तक आपको सिखाने की, तो आप बहुत सारी जॉब्स के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा स्टोरी वे में समझते हैं रिएक्ट जेएस की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, चलो लेट्स गो। चलो, कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है मेरे भाई कि इनिशियली जब फेसबुक पे लोग धीरे धीरे यूजर्स बढ़े 2010 या 2011 के आसपास, जब फेसबुक पे धीरे धीरे यूजर्स बढ़े तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम ये होती थी, हम यूआई बनाते थे हमारा एचटीएमएल सीएसएस एंड जेएस की हेल्प से। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर फेसबुक में कुछ अपडेट करने का मैं मतलब समझाता हूं। देखो, फेसबुक का न्यूज़फीड कुछ ऐसा दिखाई देता था, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मतलब फेसबुक का जो बेसिक इनिशियली यूआई था वो कुछ ऐसा दिखाई देता था। प्रॉब्लम क्या होती थी ना, मैं वो समझाता हूं। देखो, यहां पर जाके मान लेते हैं कि अभी मैसेजेस का अकाउंट यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है 3। क्या है मैसेजेस का अकाउंट? 3 है भैया। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, मैसेज का अकाउंट 3। मान लेते हैं मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हूं, वहां पे लोगों की पोस्ट देख रहा हूं, सब कुछ अच्छे से देख रहा हूं। मान लेते हैं किसी ने मुझे मैसेज किया। अब किसी ने मुझे मैसेज किया तो ये जो 3 का अकाउंट है ये तुरंत अपडेट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ये कब अपडेट होगा? मतलब इस 3 के अकाउंट को कब अपडेट होगा? ये तब अपडेट होगा जब आप वेबसाइट को रीलोड करेंगे, यानी कि इस वेबसाइट के अंदर के सारे कंटेंट को मुझे रीलोड करना पड़ेगा जस्ट टू अपडेट दिस पर्टिकुलर थिंग। ये एक प्रॉब्लम थी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या फिर मान लीजिए कि आप फेसबुक चला रहे हैं और किसी ने आपकी पोस्ट को लाइक कर दिया। अब किसी ने आपकी पोस्ट को लाइक करा है तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए, है ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए भैया। नोटिफिकेशन देखिए तभी तो पता चलेगा। अब नोटिफिकेशन आ गया तो आप उस नोटिफिकेशन को जाके देख सकते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि अगर नोटिफिकेशन का अकाउंट अपडेट करना है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? पूरे पेज को रीलोड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पेज जो है वो स्टैटिक साइट के फॉर्म में हमको दिखता है। एंड जब वो हमको दिखता है तो हमें हर एक चीज को अलग से अपडेट करना पड़ता है। आप समझ पा रहे हैं शायद, है ना? तो फेसबुक को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। आप खुद सोचो ना, यूजर का एक्सपीरियंस कितना ज्यादा बिगड़ जाएगा अगर ये प्रॉब्लम होती है तो। मान लेते हैं मैं फेसबुक चलाता हूं और किसी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो यहां पे फ्रेंड रिक्वेस्ट का अकाउंट अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन मान लेते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट का अकाउंट यहां पर होना चाहिए 1, क्योंकि किसी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। तो अगर मैं चाहता हूं फ्रेंड रिक्वेस्ट का अकाउंट बढ़ जाए तो उसके लिए मुझे पेज को रीलोड करना पड़ेगा। अगर भेजी होगी तो यहां पर दिख जाएगा, नहीं तो अगर मैं स्क्रॉल करूं तो मुझे समझ नहीं आएगा। और अगर अपडेट करना है तो हर एक चीज को दोबारा रीलोड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के साथ हम चीजें बनाते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है कि हमें हर एक चीज को अपडेट करना पड़ता है। तो वहां पर रोल में आया रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस ने बोला कि हम सब कुछ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे लेके जाएंगे। किस आर्किटेक्चर में भैया? कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का मतलब है इस पूरी वेबसाइट को मैंने अलग-अलग चंक्स में, अलग-अलग पार्ट्स में तोड़ दिया। मतलब मैं और अच्छे एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मैं आपको अपनी वेबसाइट का एग्जांपल देता हूं। दिस इज शेरियंस.com, हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट। अब अगर मैं शेरियंस.com को देखूं और अगर ये रिएक्ट जेएस में बनी है तो यहां पे होगा क्या? ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। ये जो आपको दिख रहा है ये एक कंपोनेंट। अब यहां पे नोटिफिकेशन का काउंट दिख रहा है जो कि अभी करंटली कुछ भी नहीं है। अगर कोई मुझे नोटिफाई करेगा तो सिर्फ इतना पार्ट रीलोड होगा, सिर्फ इतना पार्ट, बाकी कुछ भी रीलोड नहीं होगा। तो मेरी वेबसाइट कितनी ज्यादा स्मूथ और बिल्कुल एकदम बटरी स्मूथ फील आएगा। आप समझ पा रहे हैं यहां पे इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की? अगर नोटिफिकेशन आया तो सिर्फ इतना सा पार्ट अपडेट होगा, पहले वाला पार्ट वैसा का वैसे ही था। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं और अच्छे से समझाता हूं। मैं YouTube के एग्जांपल से समझाता हूं। ऑल्दो ये YouTube रिएक्ट जेएस में नहीं बना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक एसपीए यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन जो कि रिएक्ट जेएस में बना के देता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। लेट्स सपोज हम लोग आते हैं यहां पे youtube.com पे एंड इफ आई एम सर्चिंग हियर शेरियंस, ऑल्दो हमारी फीड थोड़ी सी ऐसी खराब सी है, लेकिन मैंने मान लेते हैं यहां पे सर्च करा शेरियंस कोडिंग स्कूल। अब जब मैंने यहां पे शेरियंस कोडिंग स्कूल सर्च करा तो यहां पर मुझे, लेकिन मैंने मान लेते हैं यहां पे सर्च करा शेरियंस कोडिंग स्कूल। अब जब मैंने यहां पे शेरियंस कोडिंग स्कूल सर्च करा तो यहां पर मुझे काफी सारी चीजें दिखाई दे रही। फॉर एग्जांपल आपको ये वीडियो क्लिक करते हैं, जैसे कि अभी मान लेते हैं कि ये HTML CSS JS इन सिंगल वीडियो का, मैं इस वीडियो को क्लिक करता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहां पर इस वीडियो को क्लिक करा, पेज चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, नीचे का पूरा यूआई चेंज हो गया। चलिए मान लेते हैं मैंने इस वीडियो को छोड़ के लेट्स सपोज मैं ये हैकाथॉन वाली वीडियो पे क्लिक करता हूं। अब यहां पर जाके आपको यहां पर भी चीज अपडेट होती हुई दिख रही, फिर से मेरा जो यूआरएल वो चेंज हो गया, लेकिन यहां पर जो शेरियंस कोडिंग स्कूल लिखा हुआ था वो वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, वो अपडेट नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चेंज हुआ? वेबसाइट के अंदर का बाकी का पार्ट चेंज हो गया, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट था वो चेंज नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। क्या समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग रिएक्ट जेएस, जिसमें चीजें बहुत ज्यादा बटरी स्मूथ फील देती है और फालतू में कुछ भी अपडेट नहीं होता, री-रेंडर नहीं होता। अब अगर मुझे ये समझाना है आपको कि रिएक्ट जेएस को अच्छे से कैसे यूज किया जाता है तो मुझे कोड की जरूरत पड़ेगी। HTML CSS एंड JS आर द एसेंशियल्स। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है एंड मतलब आपने देख लिया होगा वीडियो की लेंथ कितनी ऑलरेडी काफी बड़ी है। मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा के आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कौन-कौन से टॉपिक्स आपको जानने जरूरी है जावास्क्रिप्ट में स्पेशली, राइट? तो मैं यहां पर जाके बाय द वे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दिस पर्सन इज जॉर्डन वॉल्के, इन्होंने फेसबुक के अंदर, ये फेसबुक के डेवलपर हैं, इन्होंने फेसबुक के अंदर रह के
ये जो रिएक्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट था उसको डेवलप करा, रिएक्ट जेएस को बनाया बाय द वे कह सकते हैं। तो ही इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्यों जरूरी होता है ये मैं कोड के साथ बताऊंगा, वर्चुअल डॉम क्या होता है ये भी मैं कोड के साथ बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट जेएस एसेंशियल जो आपको जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीजें भैया जेएस में हमें आनी चाहिए जिससे कि हम रिएक्ट जेएस की तरफ जा सकते हैं। तो आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए दोस्तों। बेसिक्स में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स के बारे में, आपको पता होना चाहिए लूप्स के बारे में, आपको पता होना चाहिए कंडीशनल्स के बारे में, इफ एल्स जिसको हम कहते हैं, आपको पता होना चाहिए डेटा के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वो काम किया जाता है, यहाँ पे मतलब बेसिक स्टफ जो जावास्क्रिप्ट में होता है। इसके अलावा आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, आपको एरो फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, आपको रिटर्न स्टेटमेंट को अच्छे से कैसे यूज करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें जो फंक्शन के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। आपको अरेज के बारे में पता होना चाहिए, आपको अरेज क्या होते हैं, अरेज के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है, अरे की मेथड क्या होती है, मैप क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है एंड फॉर ईच क्या होता है। आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अरे को कैसे अच्छे से यूज करते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आपको ES6 के फीचर्स क्या होते हैं भैया, वो ES6 के फीचर आप ये मान के चलिए, लेट कॉन्स क्या होता है ना, एरो फंक्शन क्या होता है, और भी कुछ चीजें हैं जो ES6 में यहाँ पर आपको मिलती हैं, उन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अरे के अंदर एक और चीज मैं बताना भूल गया जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चर, ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यानी कि आपको प्रॉमिसेस के बारे में पता होना चाहिए, एंड आपको स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी लेकिन आपको फेच एपीआई के बारे में पता होना चाहिए, आपको असिंक अवेट के बारे में पता होना चाहिए। एंड दीज आर द थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्ट जेएस। तो क्या भैया मेरे को ये सब नहीं आता तो मैं वीडियो नहीं देखूं, मतलब देखो नहीं देखो नहीं देखो, तो फिर ये नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और अगर आप दुनिया का कोई और ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो ये चीजें पढ़ के ही जाना, लेकिन अगर आप ये ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो आई विल टेल यू एवरीथिंग जो भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो परेशान मत हो, आगे बढ़ो, बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी पड़ भी है कि ये देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं हमें करना क्या एक्चुअली। तो हम आते हैं सीधा हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे एंड मैं नोट्स को कर देता हूं बंद एंड मैं अपने इस ब्राउज़र को भी बंद कर देता हूं। एज यू गाइस कैन क्लियरली सी यहां पर आपको मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब मैं सिंपली यहां पर एक नया फोल्डर बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं मैं रिएक्ट जेएस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रिएक्ट जेएस नाम का एक फोल्डर बनाया है मेरी स्क्रीन पे। आप लोगों को ऑलरेडी फोल्डर बनाना आता होगा है ना, इतना तो आता ही है ना। तो रिएक्ट जेएस का जो फोल्डर है हमने उठाया और उठा के VS कोड में पटक दिया। VS कोड क्या होता है, VS कोड बेसिकली कोड एडिटर जो कि इस पूरी वीडियो में हम लोग यूज करने वाले हैं। और भी काफी सारे कोड एडिटर्स होते हैं, आप चाहें तो उन्हें भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, कर्सर का, विंडसर्फ का, ट्रे का, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स। सबलाइम टेक्स्ट काफी पॉपुलर है, उनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा VS कोड। तो VS कोड में मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा फोल्डर बनाया है जिसका नाम रखा है मैंने रिएक्ट जेएस। आई होप आप लोग ये बनाना जानते हैं। चलो मैं कुछ बेसिक सा बताता हूँ, ध्यान से देखो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई है जिसका नाम है index.html। अब कभी भी हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं सबसे पहली चीज हमें क्या मिलती है, index.html। मैंने यहाँ पर सिंपली एक बॉयलरप्लेट लिखी है HTML की, एंड HTML की बॉयलरप्लेट के अंदर यहाँ पर जाके मैंने बनाया है एक नॉर्मल H1 टैग जिसमें मैंने लिखा है हेलो का। मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा। लाइव सर्वर बेसिकली एक्सटेंशन जो मैं यूज करता हूँ, आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। तो आपको मिलेगा आउटपुट, डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि आप डार्क थीम वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि आप डार्क थीम देख पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है तुम लोग रात में रजाई में घुस के वीडियोस को देखते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन क्योंकि मुझे पता है तुम लोग रात में रजाई में घुस के वीडियोस को देखते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन डार्क थीम देख पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है तुम लोग रात में रजाई में घुस के वीडियोस को देखते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन डार्क थीम लगा लोगे तो थोड़ी आंखें सुरक्षित रहेंगी आपकी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो फ्रॉम HTML, बेसिक सा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, हेलो फ्रॉम HTML, दैट्स इट। तो आपने यहाँ पर HTML बनाया मिली आपको। अब आप लोग ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के साथ थोड़ा बहुत familiar हैं, स्पेशली डॉम वाले पार्ट के साथ। मैं इसको हटाता हूँ, मैंने यहाँ पर script.js को कर लिया है लिंक, एंड script.js यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर जाके मैंने एक फाइल बना ली। तो मेरे पास दो फाइल्स हो चुकी हैं, index.html और script.js। आपको शायद ही पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ अभी कि आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी कोई एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे बनाते हैं भैया, एक मेथड होती है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब HTML डॉक्यूमेंट। मैं ये बंद कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड यहाँ पर जाके मैंने लिख दिया H1। इससे क्या होगा भैया, इससे होगा ये कि एक एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा, दैट्स इट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट हुआ, H1, दैट्स इट। मैंने वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवा दिया, वेरिएबल साथ कंटेनर्स, एंड लॉक करके मैंने देखा H1 को। कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, अगर सीधा कोड करना है तो वो एंड लॉक करके मैंने देखा H1 को। कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, अगर सीधा कोड करना है तो मैं बताइए टाइम तक जम करूं। कुछ बेसिक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको H1 मिल चुका है, देखो एक खाली सा पड़ा हुआ H1 आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूं ये जो H1 मुझे मिला है मैं इसके अंदर कुछ लिख पाऊं। तो यहाँ पर जाके आपको H1.html लिखना है और उसके अंदर जाके आप लिख सकते हैं हेलो फ्रॉम HTML। इस बार तो जेएस से बोल रहे हैं, हेलो फ्रॉम जेएस, एंड इफ यू गाइस वांट टू लॉग इट डाउन तो देख लो, अभी भले दिखे ना, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा हेलो फ्रॉम जेएस। तो एक H1 बनकर तैयार हो चुका है जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इज द मेथड, एंड इन HTML जाके चेंज कर देंगे तो हेलो फ्रॉम जेएस आपको दिख जाएगा। अब ये तो आपको साफ साफ समझ आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको स्क्रीन पे देखना, अपने यूआई में देखना, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर जाके सिंपली इसको हटाएंगे, आप कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि मैं बॉडी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो बॉडी सेलेक्ट करने के बाद बेसिक सा शॉर्टकट है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, एंड मैंने यहाँ पर जाके अपेंड कर दिया H1 को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जब लिखी मेथड डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, जिससे होगा क्या, जो भी आपने यहाँ पर एलिमेंट बनाया है वो आपके बॉडी के अंदर जाके अपेंड हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपको मिल रहा है हेलो फ्रॉम जेएस। बेसिक मेथड बेसिक डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, जिससे होगा क्या, जो भी आपने यहाँ पर एलिमेंट बनाया है वो आपके बॉडी के अंदर जाके पेंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपको मिल रहा है हेलो फ्रॉम जेएस। बेसिक मेथड, बेसिक सा लॉजिक, कुछ नहीं करा आपने यहाँ पर। अपने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके एलिमेंट क्रिएट करा, इन HTML करा, हेलो फ्रॉम जेएस कर दिया उसके अंदर, और उसको मैंने यूआई पे जाके शो कर दिया। बेसिक सा लॉजिक, क्या यहाँ तक समझ आया आपको कि जेएस से कैसे कोई एलिमेंट बनाते हैं। ऑलराइट भैया, कोई परेशानी नहीं। अब मैं आपको सिखाता हूँ रिएक्ट जेएस से कैसे एलिमेंट बनाते हैं। चलिए आगे, चलो लेट्स गो, इसको भी हटाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाके सर्च करना है गूगल पे रिएक्ट जेएस CDN। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, रिएक्ट जेएस इज अ एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी। और आपने एक और वर्ड सुना होगा, उसका नाम है फ्रेमवर्क।
लाइब्रेरी आर यूज्ड टू गिव अ फीचर टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको लाइब्रेरीज के एग्जांपल्स क्या होंगे, तो लाइब्रेरीज के एग्जांपल में आपने नाम सुना होगा जीसाप। जीसाप एक एनिमेशन लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से आप मूविंग एनिमेशंस बना सकते हैं। तो सिर्फ मूविंग एनिमेशंस अगर बनाने हैं तो जीसाप का यूज करो। एक और लाइब्रेरी आपने सुनी होगी, उसका नाम है लेंस। लेंस किस काम आती है? ये स्मूथ स्क्रॉलिंग के काम आती है। जब आप वेबसाइट पे स्मूथ स्क्रॉलिंग लगाते हैं तो लेंस काम आती है। आपने एक लाइब्रेरी का नाम सुना होगा जिसका नाम है, मान लेते हैं रिएक्ट जेएस। अभी थोड़ी देर पहले सुना आप लोगों ने। रिएक्ट जेएस जो लाइब्रेरी है वो यूज होती है आपकी वेबसाइट के अंदर यूआई बनाने, मतलब जो दिख रहा है ना, आपको शक्ल दिखाई दे रही है ना चीजों की, वो बनाने का काम करता है कौन? रिएक्ट जेएस। तो लाइब्रेरी यूज होती है किसी एक पर्टिकुलर फीचर को इंप्लीमेंट करने के लिए, समझ आ रहा है? एंड फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क के क्या एग्जांपल्स होंगे भैया? फ्रेमवर्क के एग्जांपल में आपने नेक्स्ट.जेएस का नाम सुना होगा, आपने एंगुलर का नाम सुना होगा, आपने और भी काफी रिमिक्स का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे आपके पास फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको बताता हूं, ये दोनों काफी पॉपुलर है। अब इन दोनों में बेनिफिट क्या है, मतलब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में अंतर क्या है, दोनों का अपना फायदा क्या है वो बताता हूं। सुनो, लाइब्रेरी यूज होती है किसी एक पर्टिकुलर फीचर के लिए, तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर फीचर लगाना चाहते हैं तो वहां पर लाइब्रेरीज को यूज कर दीजिए। जैसे मूविंग एनिमेशन के लिए जीसाप, स्क्रॉलिंग के लिए लेनिस, रिएक्ट जेएस फॉर मेकिंग अ यूआई ऑफ योर पर्टिकुलर वेबसाइट, तो ये लाइब्रेरीज को वहां पर यूज करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ मुझे सेपरेट करना, सेपरेट मतलब कि भाई एक अलग लाइब्रेरी ये काम करेगी, एक अलग लाइब्रेरी ये काम करेगी, एक अलग लाइब्रेरी ये काम करेगी, तो वहां पे लाइब्रेरीज वाला स्ट्रक्चर ज्यादा बढ़िया होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क सब कुछ मुझे एक ही फॉर्म में इनबिल्ट मिल जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे घर चाहिए, घर बनाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए रहने के लिए। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क सब कुछ काम कर रही है, सेपरेट करना है। सेपरेट मतलब कि भाई एक अलग लाइब्रेरी ये काम कर रही है, एक अलग लाइब्रेरी ये काम कर रही है, एक अलग लाइब्रेरी ये काम कर रही है, तो वहां पे लाइब्रेरीज वाला स्ट्रक्चर ज्यादा बढ़िया होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क सब कुछ मुझे एक ही फॉर्म में इनबिल्ट मिल जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे घर चाहिए, घर बनाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए रहने के लिए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं एक बना बनाया घर रेंट पे ले सकता हूँ, रेंट पे खरीद लेता हूँ, एक बना बनाया फ्लैट है जिसको मैंने खरीद लिया जाके। अब जब मैंने बना बनाया फ्लैट खरीदा तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकता हूं। जैसे ये बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग में अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पीछे का ये जो मान लेते हैं रूम है ना, मुझे बड़ा करना है, तो मैं नहीं कर सकता हूं बड़ा, क्योंकि बाकी रूम यहां पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा कस्टमाइजेशन मुझे नहीं मिलता। दिस इज अ बेसिक कांसेप्ट ऑफ फ्रेमवर्क, सब कुछ इनबिल्ट बना हुआ मिलता है आपको। अब ज्यादा कस्टमाइजेशन वगैरह नहीं कर सकते, कर सकते हैं ऑल्दो, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। अगर हम बात करें लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी का सीन ऐसा समझो कि आपको घर बनाना है तो आप क्या करते हो? प्लॉट खरीदते हो। क्या खरीदा आपने? प्लॉट खरीदा। अब प्लॉट खरीदने के बाद अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से, आपको चाहिए आपका बाथरूम इतना बड़ा हो कि आप दौड़ दौड़ के नहा सके, तो आप वो कर सकते हैं। वैसे नहीं नहाना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन मान लेते हैं अगर आपको नहाना है दौड़ते हुए, आप चाहते हैं यहाँ से वहाँ तक सब जगह शॉवर में दौड़ते हुए जाऊँ और मैं पूरा नहा लूँ और मैं दौड़ के वापस आऊँ तो मैं नहा के कंप्लीट हो जाऊँ, तो वहाँ पर आप यूज करिए लाइब्रेरीज का। लाइब्रेरीज का मतलब कि आपको हर फीचर अलग अलग तरीके से मिलेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी में हर एक पर्टिकुलर फीचर के लिए अलग लाइब्रेरी, एंड फ्रेमवर्क में आपको लाइक चलेगी बाय द वे, लेकिन फ्रेमवर्क में सब कुछ आपको इनबिल्ट मिलता है। रिएक्ट जेएस को सीडीएन से कैसे यूज करना है वो बताने से पहले मैं आपको चाहता हूं कुछ बेसिक चीजें जो हमें आगे जाके काम आने वाली हैं स्क्रिप्ट.js की हेल्प से मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, बेसिक यहां पर आपने एक एलिमेंट बनाया है। अब मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी कि मल्टीपल फाइल्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक स्क्रिप्ट.js फाइल है, मैंने एक और फाइल बनाई है app.js। मैंने यहां पर वेरिएबल बनाया है a, जिसको वैल्यू मैंने दे दिया मान लेते हैं 20। एक वेरिएबल है सिंपल सा a जिसकी वैल्यू है 20। अब अगर मैं स्क्रिप्ट.js को यहां पर यूज करता हूं और यहां पर जाके प्रिंट करता हूं a को, क्या मिलेगा? आपको क्या लगता है हमें आउटपुट क्या मिलेगा? तो अगर हम आउटपुट जाके देखें हमारे कंसोल पर तो आपको यहां पर आउटपुट मिलेगा एरर। बाय द वे मैंने लाइव सर्वर को बंद कर दिया, बट अगर आप अब भी देखेंगे तो भी आपको आउटपुट पता है क्या मिलेगा? आपको मिलेगी एरर, a इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है डिफाइंड? क्योंकि आपने a को बनाया है app.js में, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हैं उसको स्क्रिप्ट.js में, तो हमें क्या करना है? हमें इन दोनों फाइल्स के अंदर यूज करना है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली एक फाइल से डेटा दूसरी फाइल की तरफ भेजने का काम करता है, दैट्स इट। लेकिन सुनो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को करने के लिए आपको अपनी स्क्रिप्ट.js फाइल को या फिर आपको अपनी फाइल को बताना पड़ता है कि इसका टाइप क्या रहेगा। तो इसका टाइप रहेगा मॉड्यूल। मॉड्यूल से काफी सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, मतलब अगर आप टाइप मॉड्यूल कर देते हैं अपनी नॉर्मल फाइल की जगह मॉड्यूल फाइल को यूज करते हैं, मतलब इसका टाइप अगर मॉड्यूल रखते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट मोड यूज कर सकते हैं, एंड देयर आर सेवरल बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली वीडियो में। बट मैंने यहाँ पर जाके स्क्रिप्ट को मॉड्यूल कर दिया तो अब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज कर सकता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब नाम से समझ रहा है, इंपोर्ट मतलब लेना, एक्सपोर्ट मतलब देना। अच्छा, ऐप के अंदर ए एग्जिस्ट करता है तो देगा कौन? ए देगा, सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पर जाके मैं क्या करूंगा? मैं कर दूंगा सिंपली इसको जाके एक्सपोर्ट। एंड अगर मैंने यहाँ पर जाके इसको कर दिया है एक्सपोर्ट तो अब ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। तो क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? ए को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर जाके लिखा ए, आई एम सॉरी, आई जस्ट हैव टू स्मूथ दिस फॉर वंस। इंपोर्ट ए फ्रॉम कहाँ से करना चाहता हूँ, और जाके आपको बताना पड़ेगा कि मैं app.js से इंपोर्ट करना चाहता हूँ। अब अगर आप देखेंगे लॉग करके ए को, तो अभी भी आपको क्या मिलेगी? इंपोर्ट ए। फ्रॉम कहाँ से करना चाहते हो, तो यहाँ पर जाके आपको बताना पड़ेगा कि मैं app.js से इंपोर्ट करना चाहता हूँ। अब अगर आप देखेंगे लॉग करके ए को, तो अभी भी आपको क्या मिलेगी? भैया एरर क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे? क्योंकि ए की वैल्यू उसको नहीं मिली। प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है, ध्यान से सुनना। आपके एक्सपोर्ट होते हैं दोस्तों दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के होते हैं। पहला एक्सपोर्ट जो कहलाता है वो कहलाता है नेम्ड एक्सपोर्ट, और दूसरा एक्सपोर्ट जो कहलाता है वो कहलाता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट मतलब किसी को भी मैंने नाम दे दिया और उसको जाके मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मतलब कि हर फाइल का एक डिफॉल्ट, मतलब हर फाइल कुछ ना कुछ सेंड कर रही है आगे की तरफ। मैं समझाता हूँ और अच्छे से सुनो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाके मैंने वेरिएबल बनाया था ए, मैं कौन सी हेल्प बना सकता हूँ ये भी आपको पता होगा। और यहाँ पर जाके मैं इसकी वैल्यू दी मान लेते हैं 10। अब अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ इस फाइल के अंदर से, मैं सिर्फ एक ही चीज एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर जाके लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ए। अब क्या किया अपन ने यहाँ पर? अब मैंने इसको कर दिया डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि इस फाइल के अंदर से मैं सिर्फ एक चीज भेज रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो क्या रहेगी? ए। अब जब मैंने इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है तो मैं डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकता हूं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इंपोर्ट कहां से करना है? तो आपके अंदर से करना है। क्या इंपोर्ट करना है? आपका मन है अगर ए लिखने का तो ए लिखो, आपका मन है बी लिखने का तो बी लिखो, आपका मन है चाचा लिखने का तो चाचा लिखो। क्योंकि app.js सिर्फ एक ही चीज को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रही है, तो आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। आपको जो यहाँ पर नाम लिखना है आप वो नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, मान लेते हैं एक। या यही लिखना जरूरी है क्या? नहीं, फिर से बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ भी नाम लिख सकते हैं। एंड अगर यहाँ पर जाके मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो अब आपको यहाँ पर कंसोल पर ए मिलना चाहिए। देख सकते हैं हमने script.js यहाँ पे लिंक तो करके किया। कंसोल डॉट लॉग ए करने पर मुझे ए क्यों नहीं दिखाई दिया? आई डोंट नो व्हाई, बट हमें यहाँ पर ए दिखाई देना चाहिए। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर लिखता हूँ
हेलो, तो मुझे हेलो भी नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर कोई और दिक्कत है, शायद लाइव सर्वर में अपनी चीज़ों को ठीक से ओपन नहीं करा। ऑलराइट, लाइव सर्वर आ चुका है। script.js को अपन ने शायद अच्छे से script.js टाइप मॉड्यूल script.js, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग एंड व्हाई इट इज नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग ऑन अ कंसोल, शायद इस लाइन की वजह से। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पर हेलो तो प्रिंट हो रहा है, ए प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि ऐप के अंदर से ए नहीं आ रहा। app.js लिखेंगे तो शायद ए आ जाएगा। ओके, आ चुका है, बढ़िया। आपने डायरेक्टली ऐप लिख दिया था, यहाँ पर आपको app.js लिखना था। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन यहाँ पर आपको ऐप दिखाई देने लगा है। आई होप आपको ये समझ आया। क्या किया भैया आपने? मैंने यहाँ पर जाके इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये ES6 वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने वहाँ पर JS Essentials में मेंशन किया था ना, वही है। तो क्या करा अपन ने? एक वेरिएबल बनाया। अच्छा, वेरिएबल के अंदर कुछ भी रख सकते हैं। मेरा मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम ARR रखना, एंड यहाँ पर जाके मैं रख देता हूँ उसके अंदर एक अरे। तो मैंने सिंपल एक अरे बनाया है। अब मैं इस अरे को यहाँ पर लॉग करना चाहूँ ARR को, तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, एरर आ जाएगी। तो क्या करेंगे? यहाँ पर जाके इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। कौन सा एक्सपोर्ट? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। कैसे करते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट? सिंपल उसका नाम लिख दो। तो अब ARR हो चुका है पास। अच्छा, मेरे पास अगर एक और वेरिएबल है, लेट्स सपोज मेरे पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम है, मान लेते हैं यूजर। यूजर की वैल्यू क्या है? मान लेते हैं सार्थक। अगर आप देखेंगे यूजर को आपने एक्सपोर्ट नहीं कराया अभी, आपने सिर्फ ARR को एक्सपोर्ट कराया। अब जब ARR को एक और वेरिएबल है जिसका नाम है, मान लेते हैं यूजर। यूजर की वैल्यू क्या है? मान लेते हैं सार्थक। अगर आप देखेंगे यूजर को आपने एक्सपोर्ट नहीं कराया अभी, आपने सिर्फ ARR को एक्सपोर्ट करा है। अब जब ARR को एक्सपोर्ट कर दिया तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है तो डिफॉल्ट इंपोर्ट में आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो मैंने कहा इंपोर्ट करना चाहता हूं मैं, मान लेते हैं array from /app.js, एंड इफ आई एम प्रिंटिंग array /app.js, array from /app.js, and if I'm printing array and if I'm printing array, then I'll get this array. अगर मैं यहाँ पे यूजर को लिखता तो मुझे एरर मिल जाती, बिकॉज यूजर इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके यूजर को सेंड करता, यूजर में जब डिफॉल्ट आपने सिर्फ ARR को एक्सपोर्ट करा है। अब जब ARR अगर आप देख तो अब ARR हो चुका है पास। अच्छा, मेरे पास अगर एक और वेरिएबल है, मेरे पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम है, मान लेते हैं यूजर। यूजर की वैल्यू क्या है? मान लेते हैं सार्थक। अगर आप देखेंगे यूजर को आपने एक्सपोर्ट नहीं करा अभी, आपने सिर्फ ARR को एक्सपोर्ट करा है। अब जब ARR को एक्सपोर्ट कर दिया तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है तो डिफॉल्ट इंपोर्ट में आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो मैंने कहा इंपोर्ट करना चाहता हूं मैं, मान लेते हैं array from /app.js, and if I'm printing array, then I'll get this array. अगर मैं यहाँ पे यूजर को लिखता तो मुझे एरर मिल जाती, बिकॉज यूजर इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके यूजर को सेंड करता, किसको सेंड करता? यूजर को। और यहाँ पर जाके अगर मैं देखता तो यहाँ पर आप बताइए मुझे, यूजर लिख देता मैं। अच्छा, आपका मन है यूजर नेम लिखने का, तो आप यूजर नेम भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। एंड अगर आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर जाके यूजर नेम को, तो आपको क्या मिलेगा? सार्थक। दैट्स इट, समझ आया होगा ना? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऑलराइट, तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप लोगों को समझ आ गया है, लेकिन उसके अलावा एक नेम एक्सपोर्ट भी होता है, तो समझाता हूं क्या करने। जैसे देखो, यहाँ से मैंने यूजर पास कर दिया, लेकिन कॉन्स्ट ARR पास नहीं करा, तो मैं इसके आगे भी जाके लिख दूंगा एक्सपोर्ट। अब जब मैंने इसको इस तरीके से पास किया है, ये मैंने नेम्ड एक्सपोर्ट करा है, यानी कि उसके नाम के आगे जस्ट आपने एक्सपोर्ट लिख दिया है। आप ये भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप इस तरीके से काम करते हैं, तो अब आपको इंपोर्ट करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप नाम सही लिखें। तो यहाँ पर जाके मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, और मुझे ARR नाम ही लिखना पड़ेगा, एंड मुझे बताना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है, app.js। ऑलराइट, तो अब मैं अगर ARR यूज करूंगा तो मुझे ARR मिलेगा। लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज ARR। एंड अगर मैं यहाँ पर जाके यूज करूँ, लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज ARR। एंड अगर मैं यहाँ पर जाके यूज करूंगा यूजर नेम, तो मुझे यूजर नेम मिलेगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा क्या हुआ यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, मुझे बताइएगा क्या इसका आंसर क्या होगा। मान लेते हैं कि ठीक है, मुझे यूजर नेम मिलेगा। आई होप यहाँ पे, लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज ARR। एंड अगर मैं यहाँ पर जाके यूज करूंगा यूजर नेम, तो मुझे यूजर नेम मिलेगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा क्या हुआ यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, मुझे बताइएगा क्या इसका आंसर क्या होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है यूजर, जिसकी वैल्यू है मान लेते हैं सार्थक। एंड मेरे पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम है एज, जिसकी वैल्यू है मान लेते हैं 89, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो। और मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है स्किल्स, एंड इट इज बेसिकली अरे, जिसमें मैंने लिख दिया है फ्रंट एंड, एंड आई एम आल्सो बैक एंड डेवलपर, तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, नहीं तो क्या बताऊं मैं यार, फ्रंट एंड बैक एंड। एंड
यूआई यूएक्स। चलो तो मान लेते हैं मैंने ये अपनी स्किल्स नाम का कैरी बना दिया। कंसोल डॉट लॉग करने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सीधा इसको करता हूं एक्सपोर्ट। अब मैं कर रहा हूं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किसको, यूजर को। किसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, यूजर को। और यहां पर जाके मैंने इन दोनों को नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया। So, you're still deploying your apps without Docker in Kubernetes? That's bold. And are you still enjoying those last minute production crashes and it worked on my laptop excuses? If you didn't already know, Docker lets you containerize your app so that it runs the same anywhere. तो अगर मुझे यूजर चाहिए तो वो तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। मैंने कहा क्या, मैंने कहा इंपोर्ट, क्या कहां से करना है, ./app.js से, है ना। डॉट स्लैश नहीं लगाओगे तो भी वो ढूंढ लेगा। एंड क्या करना है, तो मैंने यहां पर लिख दिया नाम, लॉग करके देखा नाम को। तो नाम में मुझे क्या मिलेगा, नाम में मुझे मिलेगा वही जिसको आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करा है। तो यहां पे आपको क्या मिल गया, नाम। नाम क्या था, सार्थक। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और फाइल है जिसका नाम रखा है मैंने, मान लेते हैं test.js, RAF, अच्छा RFC नहीं लिखा, सॉरी सॉरी। यहां पर जाके मैं काम करता हूं, इसके अंदर लिखता हूं फॉर एग्जांपल क्या लिखना चाहिए इसके अंदर। लेट्स यहां पर जाके मेरे पास एक const user2 जिसका नाम मैंने मान लेते हैं लिख दिया है अमन। एंड मैंने कर दिया इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट user2 को। अब यहां पर जाके मुझे ये रिसीव करना है, तो एक काम करता हूं, मैंने कहा इंपोर्ट, कहां से कर रहे हैं, तो ./test.js से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया यूजर, तो यूजर2। तो अब दोनों फाइल्स कुछ ना कुछ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो नाम और साथ में अगर आप करते हैं यूजर2 तो आपको यूजर1 मिल गया और साथ में उसके साथ में यूजर2 मिल गया। दोनों तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट थे। लेकिन भैया आप बताना क्या चाह रहे थे, बताना मैं ये चाह रहा था मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से सुनना। नाम तो मिल गया अपने को, अगर मैं चाहता हूं आपके अंदर से ये जो नेम्ड एक्सपोर्ट होते हैं इन्हें लेना, तो मैंने कहा इंपोर्ट, कहां से कर रहे हैं, आप .js से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है। मैंने यहां पे लिखा एज। अगर आपका मैंने यहां पे एजर लिखने का, और अगर आप यहां पे सोच रहे हैं कि मैं एजर को प्रिंट करके देखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहां पे मिल जाएगा एज, तो नहीं मिलेगा। आपको एज ही लिखना जरूरी है, तभी आपको मिलेगा। समझ आ रहा है ना। एंड अगर मेरे को दूसरी चीज भी करनी है तो मैं कॉमा लगा के कर सकता हूं, एज और मैंने मान लेते हैं स्किल्स लिख दिया, तो मैं एज के साथ में स्किल्स को भी यूज कर सकता हूं। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा मुझे बस इतना बताओ, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ import ./app.js के अंदर से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एज। मैंने लॉग करा एज को, क्या प्रिंट होगा। वीडियो पॉज करो और सोचो क्या प्रिंट होगा। कमेंट बताने तो कमेंट बताओ क्या प्रिंट होगा। एज प्रिंट होगी, सीरियस हो, नहीं साथ में प्रिंट होगा। क्यों हुआ, क्योंकि आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या करा है, यूजर, और उसको आप किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हो। आपने एज नाम से इंपोर्ट कर लिया तो मिल गया। लेकिन अगर आप किस तरीके से लिखते हो, तो एज नाम के नेम एक्सपोर्ट को जाके ढूंढता, तो उसमें जाके इसको ढूंढा, तब आपको 89 मिला। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे। एक बार वीडियो को रिवाइंड करो और सोचो यहाँ पे क्या हुआ। अब अगला टॉपिक समझते हैं जो कि है रियल डॉम वर्सेस वर्चुअल डॉम। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे, एक बार वीडियो रिवाइंड करो, सोचो यहाँ पे क्या हुआ। अब अगला टॉपिक समझते हैं जो कि है रियल डॉम वर्सेस वर्चुअल डॉम। आपको शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, ये समझते हैं उसके बाद और अच्छे से सीखेंगे। चलो, रियल डॉम का आसान भाषा में मतलब होता है जो आपका एक्चुअल डॉम होता है, यानी कि जब आप एचटीएमएल का ट्री बनाते हो, जो वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम रियल डॉम बोलते हैं। कैसा दिखता है भैया ये कुछ ऐसा दिखता है रियल डॉम। यानी कि आप जैसे काम करते हैं ना, ये बेसिकली यही रियल डॉम है। आपका एक एचटीएमएल होता है जिसके अंदर आपके पास होता है एक हेड, आपके पास होता है टाइटल, सिंपल सी कहानी, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अच्छा, इसके बाद आपके पास होता है बॉडी। आपके पास मान लेते हैं मैंने सिंपल चीज बनाई है, आप अपने हिसाब से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं जैसा भी आप चाहें। एंड वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या होती है रियल डॉम के साथ, जब हम नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, फ्रंट एंड में हम कोई फीचर्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है। मान लेते हैं कि आपके सामने ये बटन है। अब यूजर ने इस बटन पर क्लिक करा। जब यूजर ने इस बटन पर क्लिक करा तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब यूजर इस बटन पर क्लिक करे, इस बटन पर क्लिक करे, तो ये जो H1 है ये चेंज हो, ये चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ रीलोड होगा। नहीं आया समझ में। तुम इमेजिन करके देखो कि तुम्हारे पास एक रजिस्टर है जिसमें 1000 एंट्री है और 1000 एंट्री में सबके नाम और सबके फोन नंबर और सबके एड्रेस है। सोचो तुमसे कोई कहा जाए कि यार सार्थक भैया का नंबर ना गलत डल गया, लास्ट में 9 लिख दिया, वहां पर 8 आना था। तो सोचो पूरे रजिस्टर के अंदर की एंट्रीज दोबारा आ जाए, कितनी ज्यादा मेहनत लगेगी। और इतनी ज्यादा मेहनत आपको रियल डॉम सा लगती है जब हमें कुछ अपडेट करना है। आपको सिर्फ एक क्लिक पे आपको H1 के अंदर का टेक्स्ट चेंज करना है। फॉर एग्जांपल H1 के अंदर लिखा है दिस इज माय वेबसाइट, इसकी जगह मुझे लिखना है दिस इज माय वेब पेज। तो वो वेबसाइट का वेब पेज करने में पूरा जो डॉम है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पूरा जो डॉम है वो री रेंडर होगा। दिस इज द प्रॉब्लम विद रियल डॉम। और ये प्रॉब्लम आती है, मैंने जो बताया था फेसबुक पे, आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो और आपको एक नोटिफिकेशन आई, फेसबुक को पता चल गया आपके पास एक नोटिफिकेशन आई, लेकिन वो नोटिफिकेशन का काउंट 1 करने के लिए उसको पूरा रीलोड करना पड़ेगा। और जब पूरा रीलोड होगा तब जाके आपको वहां पर चीजें दिखेंगी। लेकिन आपको सिर्फ इतना सा चेंज करना था। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और बस इतना सा चेंज करने के लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, तो वहां पर रिएक्ट टेक कॉन्सेप्ट लेके आया जिसका नाम था वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम का मतलब क्या होता है भैया, वर्चुअल डॉम बहुत आसान है, ये रियल डॉम की बना लेता है कॉपी, मोर लाइक दिस। तो मान लेते हैं ये है रियल डॉम, ये है हमारा रियल डॉम, लेट मी राइट इट फॉर यू। और रियल डॉम की यहाँ पर कॉपी बना लेता है। ये कितनी कॉपीज बनाता है, टेक्निकली एक कॉपी बनाता है, लेकिन डिपेंड करता है, कई बार 2 से 3 कॉपीज बनाता है, डिपेंड करता है आपके कोड के ऊपर। तो यहाँ पर जाके मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया कॉपी। तो होता क्या, वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कहता है, ये जो रियल डॉम है आपका, अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है, अगर मान लो कि आपको यहाँ पर कोई चेंजेस करने हैं जिसमें आपको इस बटन के क्लिक पे, लेट मी जस्ट ग्रैब द पेंसिल, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, सो मान लेते हैं आपको इस बटन के क्लिक पे इस H1 को चेंज करना है, तो बटन के क्लिक पे H1 को चेंज करो और ये कंपेयर करेगा अपने आप को रियल डॉम से, और जो भी चेंजेस होंगे वो अप्लाई कर देगा। क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ
व्हाट वी आर लर्निंग वर्चुअल डॉम क्या करता है, रियल डॉम की कॉपीज बनाता है। और अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं, मतलब बटन के क्लिक पर अगर आपको H1 चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये H1 को चेंज करेगा, ना कि पूरे डॉम को री रेंडर करना। जैसे कि हम YouTube पे देखते हैं, आपने कुछ सर्च करा, अब सर्च करने के बाद आपने पेजेस चेंज कर लिए, लेकिन सर्च बार में आपने जो सर्च करा था वो अभी भी दिख रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। कभी आप Instagram चला रहे होंगे तो Instagram पे आपको दिख रहा है कि चैट के सेक्शन में आपको 4 चैट्स का ऑप्शन नोटिफिकेशन दिख रहा है कि 4 लोगों के मैसेज आए हैं। अगर वहां पे पांचवा बंदा मुझे मैसेज करता है तो सिर्फ उतना सा सेक्शन अपडेट होगा, ना कि पूरा वेब पेज अपडेट होना। और उससे फायदा क्या होगा, ज्यादा हमारे ब्राउजर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारे सिस्टम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और इससे हमारा जो ऐप है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? दिस इज द बेसिक यूज ऑफ व्हाट वर्चुअल डॉम। तो अगर मुझे बटन के क्लिक पे मान लेते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, बटन के क्लिक पे मान लेते हैं कि मुझे इमेज चेंज करनी है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बटन के क्लिक पे इमेज चेंज करनी है ना आपको, तो बटन के क्लिक पे इमेज चेंज करो, क्या अपडेट होगा, सिर्फ अब इमेज अपडेट होगा। कैसे अपडेट होगा, ये कंपेयर करेगा अपने आप को रियल डॉम के साथ, और जो जो चेंजेस है बस वही अप्लाई करेगा, बाकी सब इंटैक्ट रहेगा। फालतू की रीलोडिंग, फालतू की रील रेंडरिंग नहीं होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ वर्चुअल डॉम। अब एक छोटा सा टॉपिक, फिर हम कोड की तरफ जंप करने वाले। अगला टॉपिक जो है उसका नाम है JSX। भैया JSX क्या होता है? जावास्क्रिप्ट XML। भैया शॉर्ट में समझाओ। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं ना तो इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट। मतलब ये कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं। आपको सोच के देखो ना यार, आपको कोई टैग बनाना है ना, मान लेते हैं कि आपको एक H1 टैग बनाना है। अब H1 टैग बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट में, स्पेशली लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट। तो जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे HTML बनाना होता है तो मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सबसे पहले क्या लिखो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करो, फिर यहाँ पर जाके एलिमेंट का नाम लिखो, फिर उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करो, उसके अंदर कुछ लिखना है तो फिर वो लिखो। यहाँ पर आपको कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब हम काम करते हैं JSX में, क्या काम करते हैं JSX में, अगर ये फाइल होती है JSX वाली फाइल, चलो मैं इसको JSX कर देता हूँ, JSZ नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, JSX। ऑलराइट, तो क्या करना होगा आपको, कुछ नहीं करना होगा। अगर आपको H1 बनाना है तो आपने var H1 इज इक्वल टू, ये लो बन गया आपका H1 नाम का टैग, इस तरीके से लिख दो। क्या यहाँ पे समझ आया आपको? ये है बेसिक कॉन्सेप्ट JSX लिखने का। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ जाते जाते, कि जब आप यहाँ पर कोई फंक्शन को लिखते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाया ABC, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पर जाके मुझे इसको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम ABC को कुछ इस तरीके से लिखते थे, कॉल हो जाता था, सिंपल कॉन्सेप्ट। बट अगर आप JSX में लिख रहे हैं तो इसका लिखने का एक और तरीका, आप सिंपली यहाँ पर जाके ABC को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। हम आगे जाके कैपिटल लेटर्स के साथ हमारे फंक्शन को बनाएंगे। आई एम मेकिंग फंक्शन, मान लेते हैं फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया हीरो, एंड यहाँ पर जाके सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया console.log हेलो गाइस, एंड इफ आई एम कॉलिंग इट लाइक दिस तो भी ये कॉल हो जाएगा JSX में, कोई परेशानी नहीं है उसमें भी। एंड इफ आई एम कॉलिंग इट लाइक दिस तो भी ये कॉल हो जाएगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। आई होप आपको ये समझ आया बेसिक कॉन्सेप्ट। ये कॉल हो जाएगा JSX में, कोई परेशानी नहीं है उसमें भी। एंड इफ आई एम कॉलिंग इट लाइक दिस तो भी ये कॉल हो जाएगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। आई होप आपको ये समझ आया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ JSX। अब मैं क्या सिखाने वाला हूं आपको, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं React.js से फोल्डर कैसे बनाते हैं। ये सब तो बेसिक स्टफ हो गया यार, ये तो थ्योरी वाला स्टफ हो गया। अब आएगा मेन स्टफ, जिसमें हम कोड लिखना सीखेंगे, फोल्डर बनाएंगे, React.js का मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो प्लीज बी एक्साइटेड। यहां तक मैंने थ्योरी पढ़ाई, आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, लेकिन ये थ्योरी जरूरी होती है। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां तक टिके हो तो नीचे जाके कमेंट में बताना कि React की एक वीडियो लेके आनी चाहिए 10-12 घंटे की, जिसमें React बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। और बाय द वे 2 वीडियोस होने वाली है। पहली वीडियो होगी जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते होंगे, जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि अच्छा वर्चुअल डॉम और रियल डॉम में अंतर क्या होता है ये बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे उसको रिप्लाई करते हैं आपको ये आना चाहिए। सेकंड, React के इंटरव्यू टास्क मतलब जैसे आपको टास्क में दिया गया कि आपको एक OTP जनरेटर बनाना है विद हेल्प ऑफ React, आपको कंपनीज में टास्क मिलते हैं। जब आप कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाते हैं एज अ आपको इस टाइप की चीजें सीखनी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको बहुत सारे ऐसे टास्क मिलने वाले हैं अगर आप जाएंगे जॉब लेने के लिए। मैंने इस कोर्स को, इस वीडियो को, इसको वीडियो कहना तो गलत होगा, इस कोर्स को मैंने इस तरीके से बनाया कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस काफी सारी करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है ना? तो नीचे जाके कमेंट में बताना, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कोड पार्ट। लेट्स गो।